बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल। भाई लोगों, नमस्कार। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ। कल मैंने आपको भारतीय साक्षर नियम का चैप्टर 1 1 से लेके 4 तक सेक्शन के बारे में बताया था। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भारतीय साक्षर नियम एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल सभी में होता है। आज मैं आपके सामने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से लेकर 55 तक के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। आज मेरे पास मध्य प्रदेश के भी कुछ अधिवक्ताओं का आया कि सर, हम आपका देख रहे हैं और हमारा काफ़ी ज्ञानवर्धन हो रहा है। मेरे साथियों, देखिए ये कब तक चल जाएगा लाइव। तो मैं शुरू करता हूँ 5 से लेके 55 तक। 5 से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कौन तथ्य सुसंगत है। तो इसके बारे में करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है? सेम ट्रांजैक्शन से संबंधित जितने तथ्य हैं वो सब रेलिवेंट है। सेक्शन 6 उसे रेज़गेस्टी भी कह सकते हैं, सेम ट्रांजैक्शन से संबंधित है। जो सेम ट्रांजैक्शन का भाग है वो सब रेलिवेंट है। जैसे इसमें उदाहरण कि एक आदमी जा रहा है, उसने देखा कमरे से 2 आदमी निकल रहे हैं और उनके हाथ में हथियार है और वो भागते जा रहे हैं। उसने कमरे में जाके देखा एक आदमी मर गया, मरा पड़ा है। तो ये तथ्य कि 2 आदमियों को उसके द्वारा कमरे से निकलते देखा गया, उसके बाद वो आदमी मृत पाया गया, ये सुसंगत है। ये सेक्शन 6 से गवर्न है। इसका दूसरा कि आप घर में हैं, घर में फायर की आवाज़ सुनी, फायर की आवाज़ सुनने के बाद आप अपने घर के बाहर निकल के आए, आपने देखा ए बी तमंचा लिए भागते जा रहे हैं। तमंचा लेकर भागते समय आपने देखा, सब्सिक्वेंट आपने घर में जाके देखा एक आदमी इंजर्ड है या उसकी डेथ हो गई, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो ये जो चीज़ है ये सुसंगत है, ये सुसंगत है, इस पे कन्विक्शन हो सकता है। इसी तरह आपने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने पे आपने जाके देखा कि 2 आदमी भागते चले जा रहे हैं और भागने के बाद जब आप मौके पर पहुंचे जाके तो लोगों ने बताया कि जो लूट के भागे हैं। तो जो तथ्य कि आपने 2 लोगों को भागते देखा, तो ये तथ्य कि घटना के तुरंत बाद तो ये दोनों लुटेरे हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस तरह सेम ट्रांजैक्शन का जो हिस्सा है वो साक्ष्य में ग्राह्य है, सुसंगत है, रेलिवेंट है, इसकी कितनी अहमियत है। अब इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल मेरे ऊपर बीती है और ये आप सब पे भी बीत सकती है। एक मुकदमा था, यहाँ पर BM जोशी साहब जज थे, उनके वहाँ उस समय ADJ 2 थे, उनके वहाँ एक मर्डर का मुकदमा चल रहा था। मर्डर का मुकदमा सीसगढ़ थाने का था। उस मर्डर के मुकदमे में जो वादनी थी एक लेडी थी। उसने क्या लिखवाया, उसने ये लिखवाया था कि गोली की आवाज़ हुई, मैं निकल के आई तो देखा मिस्टर A और B भाग रहे थे, मैंने 30-40 कदम दूर से उन्हें भागते हुए देखा। यही एविडेंस थी और इसी पे चार्जशीट लगी और इस चार्जशीट के लगने बाद मुकदमा चला। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा था। उस लेडी का यही स्टेटमेंट था कि इन 2 को भागते देखा, उसके बाद मैंने देखा मेरा लड़का मरा पाया गया। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही सजा हो सकती थी। अब आप देखिए उसमें ये दिमाग, अगर आपको एविडेंस एक्ट के बारे में वेल अकंटेड विद दिस फैक्ट है तो आप क्या करिएगा। ये केस ट्रायल आया, BM जोशी के सामने आया, तो आपको वकील होने के नाते अपनी चारों इंद्रियां, 3 इंद्रियां होती हैं, हम 4 इंद्रियां कहते हैं, वकील की 4 इंद्रियां, उसे आप खुला रखेंगे। खुला रखने से मतलब आप गवाह को भी देखेंगे, वाच करेंगे, क्या प्रोसीडिंग हो रही उसे भी वाच करेंगे। तो इसमें वो जब औरत गवाही देने आई तो गवाही देने के समय उसका इन चीफ बयान हुआ। इन चीफ इन टोटो जो 161 होता है, इन टोटो लिखवा दिया गया। लिखवाने के बाद जब जिरहे पे मैंने उसे वाच किया तो देखा वो लेडी को सुझाई कम दे रहा है, इधर उधर देख रही है। मैंने उसी समय अपनी जेब से 2 पेन निकाले और मैंने उस गवाह से पूछा, देखो माता जी ये मेरे हाथ में क्या है। तो कहने लगी क्या 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 क्या। आप देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि
कि सेम ट्रांजेक्शन के उसे 2 फीट की दूर का नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कोड से कहा कि आप इसमें ऑब्जर्वेशन लिखे, उनने 2 कोड करके उसे ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने पेन जेब से 4 पेन निकाले, हरे लाल नीले जो जेब में रहते हैं, मैंने वो उसे दिखाया। मैंने कहा माता जी ये देखिए क्या है, मेरे हाथ में क्या चीजें हैं। बोली कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब उसे 3 फीट दूर का नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसके बाद मैंने अपने हाथ उसके सामने करा, 5 उंगलियों को। मैंने माता जी ये इधर देखिए, उसने देखा। मैंने कहा ये क्या है, कहाँ कहाँ कहाँ। मैंने ये तीनों चीज ऑब्जर्वेशन करवाई और इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो एविडेंस थी वो एविडेंस थी कि फायर की आवाज पे वो निकली। उसने 40 कदम दूर से भागते हुए देखा, तो यहाँ 3 फीट की दूर से 2.5 फीट दूर से उसे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक्यूटल हुआ। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करी कि सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट है, उस सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट को आप किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सेक्शन 6 जो रेसगेस्टी है, सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट है, आपकी जानकारी में भली भांत आ गया। मेरे साथियों कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब इसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है, अकेजनली अकस्मात कोई घटना घटित होती है, उससे संबंधित जो क्रम है वो रेलिवेंट है। सेक्शन 7 क्या है, अकेजनली कभी कभी घटना घटित होती है। अकेजनली जो घटना होती है सब अकेजनली होती है। अब इसकी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ए ने बी के साथ लूट की, ठीक। बी लूट से पहले पैसा लेके जा गया था, तो ये क्या हुआ, रेलिवेंट हुआ। इसी में दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ए ने बी का मर्डर किया, उसके बाद एक स्थान पे गुत्थम गुत्था का निशान था, तो ये रेलिवेंट है सेक्शन 7 के तहत। तो आप सेक्शन 7 भी समझ गए। अब सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का है, मोटिव, प्रिपरेशन, पूर्व और बाद में, यही तो है। तो सेक्शन 8 कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी मुकदमे में हर अपराध करने का एक मोटिव होता है, उस मोटिव में एक प्रिपरेशन होता है, उस प्रिपरेशन का अंत क्या होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा मोटिव। मोटिव बहुत अहमियत है, कहाँ, परिस्थिति जल साक्ष्य में, वहाँ पे मोटिव की बहुत अहमियत है कि एक हत्या हुई और हत्या में कोई चक्षु साक्षी नहीं है, लेटर ऑन उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आई, तो उसमें मोटिव की कितनी अहमियत है कि ए ने सी से कहा कि बी से मेरी दुश्मनी चल रही है, मैं इसे ठिकाने लगाऊंगा, ये क्या हुआ, ये मोटिव हो गया। ए ने डी से कहा कि ये बी बहुत बनता है, मैं इसके लिए ऐसा रास्ता सुझाऊंगा, ऐसा इसका दस्तावेज तैयार करूंगा कि ये जमीन भी इसकी ना रहे, ये क्या हुआ, ये मोटिव हुआ। अब इसी मोटिव में प्रिपरेशन भी है कि उसने जो प्रिपरेशन करी वो प्रिपरेशन महत्वपूर्ण है, उसने क्या क्या कार्रवाई करी। इसी में दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ए ने सी बी से कहा कि सी की मुझे बहुत परेशान करना है, इसकी मुझे हत्या करनी है, और उसके लिए उसने जहर खरीदा, तो ये मोटिव हुआ। प्रिपरेशन क्या हुआ, जहर खरीदा। सब्सिक्वेंट क्या हुआ होता है बाद में, जब सी की हत्या हो जाती है, जो हत्या होने के बाद उसकी बॉडी पे जहर पाया जाता है, तो ये लेटर ऑन हुआ। तो मेरे साथियों जो सेक्शन आपको बताया, सेक्शन 8 कितना रेलिवेंट है, इसकी रेलिवेंसी आपने देखी, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। तो इस रेलिवेंट के बारे में मैंने आपसे क्या बताया, मोटिव, प्रिपरेशन, लेटर ऑन जो है उसके बारे में। तो आप मेरे ख्याल से इस मोटिव सेक्शन 8 को भी समझ गए होंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरह से सेक्शन 8 को समझ चुके हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेक्शन 9 जो है वो आपको होता है सुसंगत है, जो सुसंगत है मगर पुनर्स्थापित होते हैं। जिन तथ्यों को बाद में पुनर्स्थापित किया जाता है वो सुसंगत होते हैं। क्या, आइडेंटिफिकेशन, ये इसका सबसे बड़ा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक हत्या हो रही है और लोगों ने देखा, नामजद नहीं है, उसने देखा एक काला आदमी 20 साल का, चेचक के दाग, उसके चेहरे पे कोई निशान, उसके बारे में उसने रिपोर्ट लिखाई कि अज्ञात व्यक्ति, लेटर ऑन पता चलता है और उस अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद क्या होगा, उस व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन होगा कि वास्तव में ये पियर था। काले आदमी तो हिंदुस्तान में बहुत होंगे, तमामों के चेहरे में चीजें होंगी, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन का पूरी बुक है,
पूरी चैप्टर है, पूरा सारा सब कुछ है। तो आप ये देखिए उस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सेक्शन है, ये एविडेंस जो है रेलिवेंट है। तो अब आइडेंटिफिकेशन क्या कि जो आदमी नहीं जानता है उसने हत्या करी, सब्सिक्वेंट ये एक्ट आया, तो ये आइडेंटिफिकेशन कई तरह से होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है चेहरे से, मोहरे से, एज से, उसके लिए कि स्पेसिफिक फीचर होंगे, गंजा है, मोटा है, गोरा है, कैसे होगा, वॉइस आइडेंटिफिकेशन होगा। बॉडी का भी आइडेंटिफिकेशन होता है, जो बॉडी है मृतक की बॉडी का भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये एक बहुत वाइड सेक्शन 9 जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाहे सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, हर एक के लिए बहुत। अब मैं इसमें आपके सामने एक बात बता, आइडेंटिफिकेशन में पूरा एक चैप्टर है भाई, पूरा चैप्टर इसमें बना है। सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज आपको बता रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप ये समझिए। अब आइडेंटिफिकेशन के चैप्टर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन की क्या प्रक्रिया होगी। आइडेंटिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि आइडेंटिफिकेशन हर आदमी को वो आइडेंटिफिकेशन का हो। आइडेंटिफिकेशन की क्या प्रक्रिया, सपोज करिए ये अज्ञात में FIR लिखी गई, उस FIR का काला, ये पीला। अब उसकी कार्बोरेटिव वैल्यू के लिए क्या करा जाएगा, उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराएगा। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वहाँ आईओ दरखास्त देगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ शनाख्त के बारे में साक्ष्य संकलित करना है, उसमें वो डेट फिक्स करेगा। उस डेट फिक्स करने में क्या है, जेल में जाएगा, जेल में मुलजिम की शनाख्त करने मजिस्ट्रेट जाएगा, आईओ गवाहों को लेके जाएगा। वहाँ प्रक्रिया क्या है, एक मुलजिम के साथ 10 लोग खड़े होंगे, उनके आगे कंबल लगा होगा। जब जाएगा तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले मुलजिम का बयान लेगा, जो वहाँ का है कि भाई आपकी शनाख्त करने आ रहे हैं, इस मुकदमे में आप वांछित हो, आपको इसके बारे में क्या कहना है। जो बयान वो देगा वो लिख लिया जाएगा, उसका हुलिया, चेहरा सारा बार करा जाएगा, कितने दिन के बाल हैं, दाढ़ी है, कहाँ का मार कट है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ मजिस्ट्रेट में जो मेमो तैयार करता है उसमें लिखेगा, उस पर अंगूठा लगवाएगा। फिर जब गवाह जाएगा, गवाह से कहेगा आप किसे पहचानने आए, क्या है, आपके सामने किसने क्या घटना करी। वो कहेगा मेरे सामने लूट करी, हत्या करी, जो भी करी। भाई कोई उसमें नहीं है। आइडेंटिफिकेशन में जो है लाइन लगेगी, सबके आगे कंबल, कमर तक कंबल होंगे। मजिस्ट्रेट महोदय कहेंगे उस गवाह से कि एक तरफ से 3 चक्कर लगाइए। एक चक्कर में करेगा, पहचाना ठीक, नहीं पहचाना वापस आएगा। तीसरे चक्कर में नहीं पहचाना तो और ज्यादा वो है। तो जो 3 चक्रों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप देखेंगे, उस रिजल्ट को वो उसमें मेंशन करेगा। अगर आदमी कोई गलती करता है तो उस गलती को देखा जाएगा, वो उसे मेंशन करेगा। तो जो मेंशन करेगा तो वो आइडेंटिफिकेशन मेमो तैयार होगा। अब भाई लोगों 2 बातें हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका क्या पर्पस है, क्यों होता है, ये कार्बोरेटिव वैल्यू क्या है। अगर एक व्यक्ति को पकड़ा तो उसे क्या कराएगा, बापर्दा करेगा। बापर्दा करने के बाद पुलिस क्या करेगी, देखने का मौका नहीं देगी, लॉकअप में भी रखेगा तो कंबल डाल के बंद करेगा, मतलब गवाह को पहचान देखने का मौका ना मिले। मेन पर्पज आइडेंटिफिकेशन का है कि फर्स्ट टाइम परेड में दिखाई दे। दूसरी चीज अब इसमें महत्वपूर्ण है कि जब आदमी को नहीं देखने देता है तो ऐसा ना हो कि फोटो खिंच गए हों। अगर फोटो खींच लिए हैं, ये एविडेंस आ जाती है, या गवाहों को दिखा दिया, तो जो आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू है वो निल हो जाती है। अब किसी व्यक्ति ने, समझ लीजिए आपके सामने बहुत आराम से यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये कहा गया साहब मैंने FIR लिखाई, 20 साल का था, काले रंग का था, उसके सिर पे कट था, बड़ी बड़ी मूछें थी, बाल नहीं थे। अगर इसी का कार्बोरेशन है, अगर FIR में ये बातें नहीं है, 161 के बाद तो नहीं है, और आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से ऐड किया गया, कोई ना कोई ऐड दी गई। तो मेरे साथियों ये बात बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ट्रायल में भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन में डिले नहीं होना चाहिए। तो जो आइडेंटिफिकेशन है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी कार्बोरेटिव वैल्यू है, इसकी सब्सटेंटिव वैल्यू नहीं है। तो मेरे साथियों आपके सामने जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात आपको समझा रहा हूँ, आप इस चीज को समझिए, मानिए। अब दूसरी चीज, इस आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो मेमो तैयार हुआ, ये कार्बोरेटिव वैल्यू है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद
पता था चार्जशीट आ गई, मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का है कि एक आदमी को रिकॉग्नाइज करने में, उसकी चेहरा मोहरा ध्यान रखने में कितने दिन, कितना समय लगता है, ये हर एक का अलग अलग पावर है। इसके बारे में 1984 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि भाई जो 42 दिन के बाद शिनाख्त की गई, उन्होंने कहा यह नहीं माना जाएगा कि आम आदमी ध्यान नहीं रख सकता है फीचर्स को 42 दिन तक, उन्होंने उस शिनाख्त को नहीं माना। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, दूसरी ये है, इसके बाद 27 दिन, 25 दिन, 22 दिन की तमाम रूलिंग आई। अब मैं आपके सामने एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ कि ये कार्बोरेटिव वैल्यू है। अब जब ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद जब ये ट्रायल आपके सामने कचहरी में, कोर्ट में आया, तो कोर्ट में जो गवाह न्यायालय में शिनाख्त करता है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आती है। अब न्यायालय में ट्रायल तो 2 साल बाद चला, तो 2 साल बाद जो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आ रही है उसका कार्बोरेशन किससे होगा? शिनाख्त मेमो से। उसका कार्बोरेशन होगा पूर्व के स्टेटमेंट से। उसका बयान कैसे होगा? 161 के बयानों से। उसका कैसे होगा? FIR से। तो ये कंट्राडिक्शन कन्फ्रंटेशन के लिए आता है। मेरे साथियों, यहाँ इसमें घबराने की बात नहीं। अगर शिनाख्त मेमो प्रॉपरली प्रूव नहीं है तो पढ़ा नहीं जाएगा, कन्विक्शन नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर शिनाख्त मेमो प्रॉपरली प्रूव नहीं है, शिनाख्त मजिस्ट्रेट नहीं आया है, शिनाख्त मजिस्ट्रेट जीवित हुए उसे पेश नहीं किया गया है, तो ये शिनाख्त मेमो की वैल्यू निल हो जाएगी। तो आप समझे, आइडेंटिफिकेशन की जो सेक्शन 9 है बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वता के बारे में आप समझ गए। अब मैं इसमें आपके सामने 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे यहाँ बरेली में 2 गुरु थे। एक स्वर्गीय बंकेश बिहारी माथुर साहब, दूसरे मेरे गुरु थे स्वर्गीय मौलवी सदाकत हुसैन साहब। बंकेश बिहारी माथुर साहब को मेडिकल पे कमांड था, वो मास्टर ऑफ मेडिकल एविडेंस के ऊपर थे। इन दोनों के नाम रोहिलखंड के आस पड़ोस क्षेत्रों में थे। मौलवी सदाकत हुसैन का था वो बेस्ट क्लास एग्जामिनर, वो गवाह को बिल्कुल तोड़ देते थे। अगर मर्डर कुतुब खाने पे है तो उसे कुल्हाड़ा पीर पे ले जाते थे। मतलब उनसे बढ़िया क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे कचहरी में, पूरे रोहिलखंड मंडल में किसी का नहीं था, ये सभी लोग मानते थे। तो मेरे साथियों, जो ये 2 लोग थे और इन दोनों लोगों से ही जो सीखा वही मैं आज आपके सामने बता पा रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि उस समय शिनाख्त जब होती थी, आजकल शिनाख्त का चैप्टर करीब करीब खत्म कर दिया गया है। पुलिस क्या करती है? पकड़ती है, मौके पे मुद्दई को बुला लेती है, मौके पे पहचान करवा देती है, बरामदगी कर देती है। यही आप लोग देख रहे हैं। पहले क्या था? शिनाख्त होती थी, शिनाख्त में बेल हो जाती थी, बेल हो जाने के बाद मुलजिम बाहर से जेल जाता था, अपने साथ आउटसाइडर को ले जाता था कि शिनाख्त का जो पर्पज है 10 लोग उसे के साथ शामिल होंगे, 11 लोगों में शिनाख्त होगी। तो ऐसा एक केस था, मैं उस केस को था। वो केस में एक रवि नाम का मुलजिम था और रवि नाम मुलजिम की शिनाख्त होनी थी। तो शिनाख्त जब होनी थी तो एक बात ये दिमाग मैंने लगाया, आपको होता है इस दिमाग लगाने में, मैंने कहा एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, आप सबको पता है, कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, वहाँ पर गवाह आते थे, IU आते थे। तो मैंने अपने मुंशी से कहा, अपने साथी से कहा, भाई इसे एक व्यक्ति को ले जा, रवि नाम से आवाज़ लगवाना, लोग इसके पीछे आएंगे। वो रवि नहीं था, मैंने मिस्टर X को लाल कमीज पहना के रवि दे के आवाज़ दिलवाई। सारे गवाह उसे देखने लगे। जब मैं जेल में ले गया, लाल कमीज वाले को सारे गवाहों ने शिनाख्त कर लिया। जब वो बाहर निकले, IU ने उन्हें पूरी तरह मारा। क्यों? तो शिनाख्त निल हो गई। जब ये बात हमारे उस्ताद मौलवी साहब को पता चली तो उन्होंने बुलाया उस समय मुसफ़े जो हाई कोर्ट जज हैं वो भी वहाँ थे। उन्होंने बताया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मैंने साहब ये कॉमन सेंस है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने कहा अभी रात में आप हैं, मैं हूँ, कोई भी आदमी है, 12 बजे रास्ते में निकल के जाए और 12 बजे कोई आवाज़ दे मौलवी साहब तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, कोई आवाज़ दे अरविंद तो पीछे मुड़ के देखेंगे, कोई इसे मुसफ़े दे तो पीछे मुड़ के, इकबाल आवाज़ दे इकबाल देखेगा। तो ये कॉमन सेंस है, एक साइकोलॉजी है इसके लिए। तो मैंने आपको दूसरी ये एग्जाम्पल शेयर करी। तो शिनाख्त की जो बारे में सेक्शन 9 के बारे में आप समझ गए होंगे। सेक्शन 9 ये कहता है कि सुसंगत तत्व जो कि पुनर्स्थापित होते हैं, कि जिसके बारे में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। अब आइडेंटिफिकेशन में लूट के मामलों में होता है,
आपने देखा आजकल भी माल बरामद होता है, नोट लूट गए, सोना लूट गया, इसके बारे में होता है। इसके बारे में भी वही प्रक्रिया है कि जो लूटा हुआ माल है उसके साथ 5 चीजें और मिला के रखी जाएंगी, गवाह को दिखाया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट करा जाएगा। तो मेरे साथियों, आप सेक्शन 9 को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और सेक्शन 9 किस तरह तोड़ा जाएगा, सेक्शन 9 को किस तरह आप डिस्ट्रॉय करेंगे, सेक्शन 9 किस तरह खत्म करी जाएगी, इस बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब भाई आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है? जो सामान परिकल्पना है, जनरल है, उसके बाद की क्रिया, जो सामान है उसके बाद की, सामान परिकल्पना के बाद की जो क्रिया है, उसके बारे में तो इतना ज़्यादा आपको नहीं है। सेक्शन 10 आप ऐसे ही देख लेंगे। अब आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बहुत महत्वपूर्ण है। जो तथ्य सुसंगत हैं, इसे कहते हैं एलिबाई। जो तथ्य सुसंगत हैं और कब सुसंगत नहीं होंगे, जो तथ्य सुसंगत हैं कब सुसंगत नहीं होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, सपोज करिए आपके सामने ABC के सामने D का मर्डर हुआ, ठीक, D की मौत हो गई। मौत करने वाले कौन है? ABC। ये रेलिवेंट फैक्ट है। ABC मौजूद है, उसने D की मर्डर कर दिया, तो रेलिवेंसी हो गई। अब सब्सिक्वेंट लेटर ऑन क्या आता है कि B की प्रेजेंस बंबई पाई जाती है, B की मौजूदगी यहां नहीं है। यही एलिबाई आई कि जो रेलिवेंट फैक्ट है लेटर ऑन वो रेलिवेंट नहीं रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ABC ने मर्डर किया D का, सारे रेलिवेंट है। सब्सिक्वेंटली बाद में निकल के आता है कि B साहब एट द टाइम ऑफ घटना वो बंबई में था, तो जो रेलिवेंट थे वो क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इररेलेवेंट हो गया। तो ये कहलाती एलिबाई। अब इस एलिबाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एलिबाई कहाँ की होगी, नहीं तो रोज लोग एलिबाई ले लेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा। तो उस एलिबाई के लिए भी आप ये देखें, लोग क्या ले देते हैं कि उन्होंने कहा साहब, बहुत से यही केस में कि साहब ये इस गांव में था, ठीक, एलिबाई आपने ले ली, अनर्थ की पिली ले ली, बर्डन किस पे आ गया, बर्डन आप पे आ गया। तो ये अनर्थ की पिली कैसे एडमिसिबल होगी, इसके लिए आपको लॉ के बारे में बहुत बड़ा, निर्भया कांड आपने सुना, बहुत सो ने अभी पढ़ा नहीं होगा, जरा निर्भया कांड केस पूरा पढ़ के देखिए, आपको एलिबाई वाली पिली को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आप निर्भया कांड में क्या है, बलात्कार किया, गैंग रेप हुआ, हत्या कर दी, हत्या करने के बाद उसमें एक व्यक्ति द्वारा एलिबाई की प्ली ली गई और कहा गया कि साहब क्लब में इस समय मौजूद था, क्लब के लोगों की गवाही भी दिलवाई गई। तो कौन सी गवाही, मैं वही बात आपको बताया, गवाह ट्रुथफुल होगा, क्रेडिबल होगा, रिलायबल होगा। वो जो गवाह दिलवाई गई, मर्डर कहाँ का था, क्लब कहाँ का था, उस समय वहां मौजूदगी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी या नहीं थी, ये कुछ नहीं हुआ। जो एलिबाई की प्ली ली, वो एलिबाई की प्ली फेल की गई और आप देखें सबको फांसी हुई फांसी। अब मैं एक दूसरा उदाहरण इसी में दे रहा हूं, इसमें कि एक मर्डर बरेली में हो रहा है, कुतुब खाने पे दिन के 12 बजे हो रहा है, ABC द्वारा किया जा रहा है, B बाद में एलिबाई की प्ली लेता है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो बम्बई में था, बम्बई में हॉस्पिटल का पर्चा दिखा देता है, बम्बई में जेल का पर्चा दिखाता है, बम्बई में जहां नौकर था उसकी दिखाता है, वहां की एविडेंस रिड्यूस करता है, वहां का रिकॉर्ड एविडेंस करता है। अब रिकॉर्ड का 114 अभी आ गया एविडेंस एक्ट में, रिकॉर्ड करता है, उसकी क्या सेंटिटी है। अब जब उस सारी चीजें करता है तो एलिबाई किस जगह की होगी, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो बम्बई 2200 किलोमीटर दूर है, तो 2200 किलोमीटर से आने और जाने का कोई साधन नहीं है कि बरेली में वो आधे पौन घंटे 1.5 घंटे में आ जाए। तो ये एलिबाई की प्ली मानी गई। भूप सिंह बनाम सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की प्ली की कि वो अन्यत्र है। अब मैं इसके सामने दूसरी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक आदमी बरेली आया हुआ था, गांव वालों ने उसे अच्छी तरह देखा और एक दिन पहले, मर्डर से एक दिन पहले वो अरब चला गया, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और शारजाह चला गया, किसी को नहीं पता है, मुकदमे में उसका नाम इम्प्लीकेट कर दिया गया।
दौरान विवेचना बाद में पता चला या एविडेंस आई कि वो तो एक दिन पहले ही शारजाह पहुंच गया था। तो उसमें क्या है, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, वहां प्रेजेंस, ये जितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपरली सुसंगत है। उसकी बरेली में प्रेजेंस नहीं है। जब वो बरेली में प्रेजेंस नहीं तो एलिबाई उसकी प्रूव हुई और उसका एक्यूटल हुआ। अब इसके अलावा दूसरा केस समझ लीजिए, एक आदमी मर्डर करता है, एट द टाइम ऑफ मर्डर उसकी जेल में बंद होता है, तो जेल का रजिस्टर आता है, जेल के रजिस्टर में उसकी आयु, एज, सारी चीजें लिखी होती हैं, उसके निशान भी लिखे होते हैं, उसके शरीर पे क्या क्या निशान है। तो जब निशान है रजिस्टर में, उसकी एंट्री वहां है, रजिस्टर में उसके बाहर निकलने के लिए जेल की क्यों प्रक्रिया है कि रजिस्टर बनता है, हर एक की एंट्री होती है और हर एक की एंट्री बाहर निकलती है। तो ये सारी जो एंट्रीज है क्या है, गवर्नमेंट 114 से गवर्न होंगे, सुसंगत होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एलिबाई की प्ली लागू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मैं मेरठ के केस के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे बहुत से साथियों ने इसकी रूलिंग पता है कि एक व्यक्ति द्वारा जेलर से मिलके बाहर निकल गया, निकलने के बाद उसने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद रात में ही वो मेरठ जेल चला गया। ठीक, अब उसकी ये प्ली आई कि साहब मैं एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जेल में था। उसने जेल के सारा रिकॉर्ड दिखाया, जेल में सारी एंट्रीज दिखाई। अब सारी एंट्रीज देखने के बाद जो चीज है वो प्रूव कर रहा है, मगर ऑन द अदर हैंड सीसीटीवी फुटेज लगा था, सीसी कैमरा था, उस कैमरे में एट दैट टाइम उसकी प्लेस, मौजूदगी, घटना करते देखा गया, वो एक रिकॉर्ड आया। तो बहुत सी चीजें, वही मैं कहता हूँ, ए पर्सन कैन टेल ए लाई बट द सर्कमस्टांसेस नेवर। मनुष्य झूठ बोल सकता है मगर परिस्थितियां नहीं। तो जब इस चीज के लिए आया तो इसकी फिर से जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि वो जेलर और उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची थी। कॉन्स्पिरेसी रच के मिस्टर एक्स को बाहर भेजा था और बाहर भेजने के बाद ये मर्डर हुआ था, जिसमें सजा भी हुई और सजा होने के बाद जेलर वगैरह को भी कत्ल में ही सजा हुई। ये लॉ है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। दूसरी चीज एक और एलिबाई की आती है जो लोग अक्सर ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने मर्डर करने का उसने प्लानिंग करी, ए ने अपने बदले दूसरे को जेल भेज दिया, मिस्टर एक्स को जेल भेज दिया अपने नाम पते से किसी केस में, और खुद हत्या कर दी। बाद में प्ली ली कि साहब मैं तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जेल में था। तो जब जेल में का रिकॉर्ड आया तो उस रिकॉर्डों में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, उसका थंब इम्प्रेशन होता है, दस्तखत होते हैं। उन रिकॉर्डों में उसकी आयु, एज के बारे में लिखा होता है, उसके जो मार्क हैं उनके बारे में लिखा होता है। वो जो चीजें हैं, वो चीज सारी जब आई तो पता चला ये तो था नहीं, इसके बदले दूसरा था। तो ये एलिबाई की प्ली जो है, ये एलिबाई की प्ली खत्म हुई। तो मेरे साथियों, जो एलिबाई की प्ली अन्यत्र की प्ली है, ये लेना भी बहुत खतरनाक है। तो मैं समझ गया आप सेक्शन 11 के बारे में अच्छी तरह कौन कौन सुसंगत है, कौन कौन असंगत है, और सुसंगत नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। तो इसलिए एलिबाई की प्ली, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप सब बड़े वकील बनेंगे। एलिबाई की प्ली बहुत पॉजिटिव, जब आप पे एविडेंस हो। लोग यहाँ ले लेते हैं गांव में थे, दूसरे मोहल्ले में थे, आप 100% आपको सजा होगी, बर्डन आप पर शिफ्ट हो गया। वही मैंने कहा ना कि अभी आईपीसी में बर्डन जब आएगा तो बर्डन कब शिफ्ट होता है ये आपको देखना है। व्हेन एनी फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन, द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन। तो मैं आपके सामने, मेरे साथी, मेरे भाइयों, इतनी बड़ी बात बताई कि सेक्शन 11 एलिबाई जो है, किस तरह से एलिबाई की प्ली अप्लीकेबल नहीं होगी और किन हालतों में एलिबाई की प्ली एप्लीकेबल होगी, इस बारे में आपसे डिटेल से कानून देखना है, तथ्यों को सोचना है, तब विचार के एलिबाई की प्ली लेना है। अब सेक्शन 11 हो गई सुसंगत के बाद। सेक्शन 12 क्या है, ये सिविल से संबंधित है। जो सिविल सूट दारते हैं नुकसान से संबंधित है, तो उसमें कोर्ट अपने आप देखता है कितना नुकसान हुआ। इस बारे में ये है कि क्या सुसंगत है, क्या नहीं सुसंगत है। तो जो 11 बहुत थी, ये 12 के बारे में मैं अब 13 क्या है, 13 भाई अधिकार रूढ़ी के बारे में है। आप लोगों ने देखा अधिकार रूढ़ी पत्रिका वगैरह, शादी नहीं होगी, सूरज डूब गया है,
तो ये चीजें जो अधिकार रूढ़ी से संबंधित, तो पंडित जी ने कहा शनिचर डूबा हुआ है, शादियां नहीं होंगी, इससे संबंधित है। ये क्या चीज हुई? ये सेक्शन 13 हुई। अब सेक्शन 14 जो आती, मन की स्थिति, शारीरिक स्थिति, आपकी क्या स्थिति थी? तो मन की स्थिति में शराब पिए हुए हैं, वही आप आईपीसी में जमजंत की दारू पिए वाला सोचने समझने की शक्ति नहीं रखती है, उसके द्वारा दारू के नशे में किया गया अपराध अपराध नहीं है, क्या सुसंगत होगा क्या नहीं सुसंगत होगा, उसके द्वारा किस तरह किया गया, क्या स्थिति थी। तो ये सेक्शन आपको 14 आ गई। सेक्शन 15 क्या आ रहा है? सेक्शन 15 के बारे में आ रहा है कि आपका इंटेंशन क्या थी, आपके शरीर में क्या पोजीशन थी, कि आप उस एक्ट के बारे में जानते थे या नेग्लिजेंस थी। यही तो है सबका। जो दुर्घटनाएं होती है क्यों नेग्लिजेंस में आती है? कि उसकी शारीरिक स्थिति, ब्रेक फेल हो गया, ट्रक ने टक्कर मार दी, तो उसकी स्थिति कुछ भी हो, उसकी स्थिति यानी हत्या करने की नहीं है। इसी में शारीरिक स्थिति, आपने गोली चलाई तो आपका इंटेंशन क्या था? टू किल द पर्सन। आपने लाठी मारी तो क्या था? आपका सिंपल चोट पहुंचाने का। तो ये तथ्य सुसंगत है, इसलिए आपको बेसिक भी इन्हें आना आवश्यक है। अब भाई मैं आखिरी पॉइंट पे बता रहा हूं कि काफी समय, ये कितने समय मैंने, ये मेरे साथी लोग बैठे हैं, इन लोगों का नेट लिया है, उस नेट को उधार लेके मैं चला रहा हूं। अब आता है भाई सेक्शन 16, वो व्यापार के संबंध में, किसका व्यापार क्या चल रहा है उसकी इतनी अहमियत नहीं है कि व्यापार। अब 17 आता है एडमिशन। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ये एडमिशन है। एडमिशन कब होता है? किसी मुकदमे का एडमिशन हो, किसी व्यापार का एडमिशन हो, किसी बात का भी एडमिशन, स्वीकृति। तो स्वीकृति ज्यादातर सिविल में चलती है, क्रिमिनल में भी अप्लाई कर रही है। सपोज करिए एक आदमी मर्डर करके गया, और मर्डर करने के FIR से पहले उसने थाने में कहा जाके मैंने मर्डर कर दिया है, और उसने किसी के सामने स्वीकार कर लिया कि मैंने मर्डर किया, तो दैट जो उसकी स्वीकृति एडमिसिबल एंड एविडेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उससे सजा हो सकती है। इस बारे में मैं आपके सामने ये बताऊं, ये स्वीकृति, और कब ये स्वीकृति संस्वीकृति बच जाती है? जब पुलिस रिपोर्ट होगी, क्रिमिनल लॉ इन मोशन आएगा, उन हालतों में तो संस्कृति स्वीकार योग्य नहीं है। ये स्वीकृति बहुत खतरनाक है। बरेली में एक मर्डर हुआ था, दरोगा शबनम ने किया था, एक दरोगा का मर्डर किया था, और मर्डर करने के बाद वो दरोगा तुरंत भाग के गई थी SSP के पास। उसने बताया मैंने ऐसे मर्डर कर दिया है। SSP महोदय ने तत्कालीन ADM को बुला लिया था, उन्होंने भी उसका बयान रिकॉर्ड करा था। उस समय तक कोई FIR इन एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब गई तो सब हक्का बक्का रह गए, फिर उन्होंने दरोगा को बुला के रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई। तो ये परिस्थिति जन साक्ष्य पे मुकदमा दर्ज हुआ। जब परिस्थिति जन साक्ष्य पे मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे में शुरू में कोई और अधिवक्ता थे, उसके बाद मैं आया, और उसमें जब साक्ष्य चलती रही है, परिस्थिति जन साक्ष्य में कुछ लोगों ने साक्ष्य दी, कुछ ने साक्ष्य नहीं दी। तो अब ये एक ऐसा केस आ गया। ये केस हमारे वहाँ एक जज साहब थे रविनाथ जी, उनके वहाँ आया, बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, इस समय कहीं जिला जज हैं, उनकी लॉ की नॉलेज बहुत अथाह है। उनके वहाँ आया, और एक बरेली के सीनियर अधिवक्ता अभियुक्त की तरफ से वकील थे, मैं वादी की तरफ से उसमें वकील था। अब उसमें जब बहस का समय आया तो ये आया कि स्टेटमेंट बिफोर SSP इज नॉट एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25-26, जो कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल ऑन द बेसिस। उन्होंने इसमें 50 रूलिंग दी। रूलिंग देने वाली बात भी कि SSP के सामने, ADM के सामने। मैंने उसमें एक आर्गूमेंट किया कि मैंने प्रायर लॉजिंग द FIR ये एडमिशन है, और ये 25-26 से हिट नहीं होता है। ये श्रीमान जी एडमिशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडमिशन उसे सजा हो सकती है। इस पे मैंने ला दिया, थोड़ी तैयारी करी, मेहनत करी, रूलिंगें दी, जिसमें आपको भी रूलिंग मिलेंगी सब तरफ की। वो रूलिंग देने के बाद भाई उसमें सजा करी। जज साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि अरविंद जी आप ये कहाँ से निकाल रहा है, मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने साहब ये तो कानून है, आप ही से सीखा, हमें क्या आता है, जो हमने सीखा वो आपके सामने रख दिया। मगर भाई 302 के केस में जज साहब ने सजा तो करी, मगर 7 साल की सजा करी। आप देखिए, मैं जो चीज बता रहा, यहीं पर मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि जब भी आप रिटन आर्गूमेंट दाखिल करें तो टिकट लगा के दाखिल करिए, मैं रूलिंग के करिए, आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरे साथियों, आपको एक एक सेक्शन अगर कंठस्थ है, कंठस्थ मतलब आपके ब्रेन में है, तो आप हर मुकदमे में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज
काफ़ी समय हो गया, 35 मिनट की, बाकी आगे चलेगा नहीं। कल मैं इसके आगे का शुरू करता हूँ। तो आज स्वीकृति तक आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया, कल इससे आगे बताऊंगा। तो मेरे साथियों, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, अगर समझ में आए तो लाइक करिए। और कल मैं फिर ट्राई करता हूँ 2 बजे से। क्यों, इतना काफ़ी है, आधा घंटा हो गया। तो मैं आपसे आज सेक्शन 17 तक के बारे में, आगे 17 से कब कब स्वीकृति होगी, कब संस्वीकृति होगी, इसके बारे में कल चर्चा करूंगा। कि थोड़ा समय लगेगा, समय लगना लाजमी है। कि इन सेक्शनों के बारे में अगर गहराई से जानकारी नहीं हो पाएगी तो भाई मेरा बताना बेकार है और आपका सीखना बेकार है। आज मेरे पास, मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से कुछ हमारे छोटे भाइयों वकीलों के ये आए, सर आप यूट्यूब पे ये डाल दीजिए। भाई मुझे आता नहीं है, आप ही लोग बताइए कैसे यूट्यूब पे डाला जाए। अगर यूट्यूब पे पड़ जाए बहुत अच्छी बात है। तो आज आप जो है 6 से लेके 17 तक के बारे में कोई प्रश्न, आपके मन में कोई शंका हो, आंख बंद करके पूछ लीजिए, आप लिख दीजिए। आज काफ़ी देर चल गया है, मेरे भाइयों से मैंने उधार लिया है और ये नेट उधार चला रहा हूँ। ये लोग बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, इन लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये बीमार भी हैं। तो मैं इतने ही समय आपका तो शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत।